हेलो गाइस, वेलकम टू द आवर चैनल श्री गणेश आईएएस। सो अगेन हम अपने पॉलिटी की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से। तो अभी तक हमने जो 3 एक्ट पढ़ा था उसके बाद से फिर से अब नए एक्ट्स की शुरुआत करते हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर था इसमें अब हम एक्ट की बात करते हैं। एक्ट ऑफ 1786 के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो 1786 एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इनको भी काफ़ी सारा इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है। क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। ठीक है। उनके डिसीजंस को ओवरराइड करने का, उनके डिसीजंस को, जैसे मान लो सपोज करो गवर्नर जनरल ने डिसीजन लिया कि मैसूर पे अटैक करना है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वालों ने वोट करके कहा कि नहीं नहीं लड़ना है। ठीक है। बट अगर उसको जरूरत लगता है कि गवर्नर जनरल तो क्या हो गया, मतलब मेन हो गया है ना, तो फिर इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि देखो भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तो मतलब माशाल्लाह, इसका तो कुछ पूछिए ही मत। इसने जो फाउंडेशन क्रिएट किया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वाह वाह क्या बात है। इसने कहा था ये यूएस से वो हुआ था, इसको हारे थे ना ये, जब यूएस का सक्सेशन वार चल रहा था तो इसने कहा था कि पार्लियामेंट में आके कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं इंडिया को सुधार दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में इसकी बहुत बेइज्जती हुई थी अमेरिका में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 में, तो 1786 में उस टाइम गवर्नर जनरल होता है ये। तो इसने 2 डिमांड रखे थे और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। पहला डिमांड ये रहता है कि मैं ओवरराइड करूंगा डिसीजन का स्पेशल केस में काउंसिल का। कहा ठीक है ले लो। फिर उसने कहा कि मैं कमांडर इन चीफ भी हूँ। कमांडर इन चीफ मतलब मिलिट्री का पूरा पावर उसके पास है ना। तो ये 1786 एक्ट इसको मिलता है। बस इसमें मेन चीज ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन था भाई उस समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हिस्ट्री के सेशन में मैं आपको बता दूंगा कॉर्नवालिस के क्या क्या अचीवमेंट है। ठीक है। कॉर्नवालिस अपने आप में ही एक बहुत बड़े शख्सियत थे। और मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि क्यों ना आप सबको डेली हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक करके फिक्स मैं करा दूंगा, है ना। ये मेरा खुद का भी प्लान है और आपके लिए भी प्लान है ना, तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। खैर वो छोड़ते हैं, नेक्स्ट अब एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। 1793 में क्या करता है, फिर एक्सटेंड कर देता है ओवरराइडिंग पावर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कहता है कि तुम्हारा और डिसीजन जो ओवरराइडिंग पावर है उसको और हम एक्सटेंड करते हैं, जाओ भाई जो मर्जी सो करो। ठीक है। तुम फाउंडेशन जो है ना, ग्रेट फाउंडेशन को मजबूत करो, स्टील फ्रेम करो ब्रिटिश रूल का इंडिया में। इसका रीजन भी था, इसका बैकअप का रीजन भी था। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे ब्रिटेन में, तो ज़रूरत था मार्केट का। उन्होंने कहा कि एक लड़का अपना है वो तैयार कर रहा है बाजार, इंडिया को मार्केट पर तैयार कर रहा है, इसको दो सारे पावर। फिर उसके बाद से कहा कि ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। ठीक है। मतलब इसके ओवरराइडिंग पावर को दे दिया कि जितने भी ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर प्रेसिडेंसी होंगे उनके ऊपर भी ये इनका ओवरराइडिंग पावर होगा। उसके बाद से ये गवर्नर जनरल, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। उसको और पावर दे दिया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद से ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी फिर 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। फिर इसने एक और चीज प्रोवाइड किया कि कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जब तक वो अपॉइंट नहीं होगा तब तक वो, ठीक है, मेंबर नहीं होगा। ठीक है। कमांडर इन चीफ की बात हो जाए ये कि इसने कमांडर इन चीफ को कहा कि नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाए। ठीक है, कि तुम जहाँ जो काम है वही करो। फिफ्थ आता है कि इसने इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और देयर स्टाफ को कहता है कि ये अब तुम इंडियन रेवेन्यू से तुम्हारा पेमेंट होगा। यहीं से शुरुआत होती है, तभी तो वो ड्रेन वेल्थ की थ्योरी आई थी, बाद में आगे हम पढ़ेंगे, है ना। ड्रेन वेल्थ आपने पढ़ा होगा दादा भाई नौरोजी का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कहा कि तुम्हारी सारी सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से मिलेगी, जो भी खर्च वर्च होगा, पेन कॉपी है ना, पानी वानी सबका खर्च। ठीक है जी। इस एक्ट में बस एक याद रखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ओवरराइडिंग पावर कॉर्नवालिस का एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है कि उसका जो खर्च है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछ देगा कि कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन से एक्ट से दिया गया है, तो मुझे जहाँ तक पता है कोई भी मतलब उसमें ऑप्शन दे देगा 1793, 1783, 1813, लेकिन हमें ध्यान रखना है 1793 का करना है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत होता क्या है कि जो ट्रेड मोनोपोली होती है कंपनी की इंडिया में,
उसको बंद कर दी जाती है। ठीक है, कहा कि एबॉलिश, तुम्हारा कोई ट्रेड मोनोपोली नहीं रहेगा, सिर्फ तुम चाइना के साथ टी ट्रेड कर सकते हो, चाय पी सकते हो, चाय पियो और देश में राज करो, वो अलग की चीज़ है, लेकिन सिर्फ तुम टी में करोगे। उसके बाद से सोवरेनिटी और जो ब्रिटिश का क्राउन होता है उसको इस एक्ट के तहत बताया जाता है कि ब्रिटिश क्राउन जहां भी सोवरेनिटी, सोवरेन पावर जो है ब्रिटिश क्राउन को, जो भी कंपनी की टेरिटोरीज है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी प्रपोजेस किया है छल से, कपट से या वॉर से, उस पे क्राउन का सोवरेन पावर होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा कि तुम इंडिया में आओ और लोगों को इनलाइटमेंट करो, जगाओ, अवेकन करो, सुपरस्टिशियस बिलीफ से हटाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में घुसे तो अपना टॉपिक से निकल जाएंगे, फिलहाल हम पॉलिटी में है, तो बस इतना ही हम रखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, किस एक्ट के तहत इंडिया में उनको एंट्री दी गई, तो भाई याद रखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। एक याद रखिएगा, जो पहली मिशनरी थी वो डैनिश मिशनरी थी, बस इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से इट प्रोवाइडेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इसने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को आप स्प्रेड करिए, इस एक्ट के तहत ये भी मिला। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन दीजिए लोगों को, लोग थोड़े सजग हो। उसके बाद से ऑथराइज किया लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि टैक्स ऑन पर्सन लगाओ। लोकल गवर्नमेंट मतलब बॉम्बे और मद्रास की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ भी या फिर जहाँ भी ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, कि तुम जो है व्यक्ति पे टैक्स लगा सकते हो और जो नहीं देता है उनको पनिशमेंट में दे सकते हो। तो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 हमारा मेन थीम पे आता है कि ट्रेड मोनोपोली को एंड करना। ठीक है, ये याद रखिए कि इसने ट्रेड मोनोपोली को एंड किया। मिशनरीज जो हैं, ठीक है, मिशनरीज को इसमें इंडिया में एंट्री दिया। वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये तीन चीज याद रखिएगा, जनरली इन्हीं तीन से पूछा जाता है। ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया और सिर्फ टी में ट्रेड करने के लिए बात की गई। उसके बाद से एक और ये भी है कि सोवरेन पोजीशन दे दिया ब्रिटिश क्राउन का पोजीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बट जनरली ये तीन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ट्रेड, मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन। और ये लोकल गवर्नमेंट पर टैक्स लगाना, ये भी ठीक है, लेकिन उतना पूछता नहीं है, किस्मत खराब तो उसकी अलग की बात है। अब नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ये इसको मतलब समझिए कि इसको बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी आपका आता है। तो ये जो एक्ट आता है, तो इसमें सबसे उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेंटिक, तो इसमें पहले क्या होता है कि अब देखिए बैकग्राउंड इसका मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स काफ़ी एक्सपेंड हो गए थे लगभग इंडिया में। तो अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहना एक मतलब बड़ा छोटा लगता था, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाओ, पावर में दे दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक पोजीशन दे दिया। ठीक है, इस एक्ट में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 थी, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया और इनको सिविलियन पावर और मिलिट्री पावर दोनों वेस्टेड किया गया। ठीक है, तो ये चीज हुआ, तो पूरा इंटायर टेरिटोरियल एरिया के मालिक अब हो गए। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो पहले अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही साथ एक और जो सेकंड एक्ट है, इसमें क्या करता है, इसने डिप्राइव किया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर का। कहा कि तुम यार लेजिस्लेटिव पावर नहीं बनाओगे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया कि इंटायर ब्रिटिश इंडिया का तुम अब लेजिस्लेशन करो, कानून बनाओ। ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की इनकी पोजीशन को छीन लिया गया, डिप्राइव कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पे अब लेजिस्लेशन बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद से अब इसने एक्ट की एक महत्वपूर्ण चीज और है कि इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। मतलब कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही है, अब ये टोटल की टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज गया, कंपनी की जो भी टेरिटरीज थी उसमें एक टर्म यूज किया गया, इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अब ये मालिक हुए, यही इनके आने वाले भी इनके मालिक होंगे। ठीक है, और सक्सेसर भी यही होंगे, कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, यानी कि टेरिटरी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी। उसके बाद से इस एक्ट में एक और चीज बहुत बड़ी बात की गई, ओपन कंपटीशन की बात की गई कि जो कंपटीशन दो, ये जो सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट में,
ठीक है, यहाँ पे इसकी बात है कि ओपन कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे किसी को बना देंगे, नहीं, कंपटीशन होगा। और इसमें यह भी कहा गया कि इंडियन शुड नॉट बी डिबेट, कि इंडियन जो है उनको डिबेट नहीं किया जाएगा किसी भी ऑफिस या प्लेस या एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने अंडर द कंपनी। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया इंडियंस को। तो एक स्टार्ट थी, लेकिन उसमें मेन जो था ओपन कंपटीशन, मतलब कि पहले होता था कि किसी को अपॉइंट करके भेज देते थे सिविल सर्वेंट्स को, लेकिन अब कहा कि नहीं। कॉर्नवालिस कोड आपने पढ़ा है ना, कॉर्नवालिस कोड, उसमें सिविल सर्वेंट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि ओपन कंपटीशन होगा, कि सिविल सर्वेंट में आप आइए, नौकरी करिए, लेकिन आप कंपटीशन ओपन होगा। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि चार्टर एक्ट ऑफ जो अपना 1833 है, इसमें 3 चीजें हैं। पहला कि ये ट्रेड मोनोपोली को एंड कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये लेजिस्लेशन पावर जो है डिप्राइव कर देता है, खत्म कर देता है बॉम्बे और मद्रास का। ठीक है, ओपन कंपटीशन की बात होती है। ये सब इसके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।